खबर है मैं खुश आमदेद मेरे साथ और उम्मीद बड़ी साहब तैयार मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाजरीन, सिंध और वफाक में बज़ाहिर जो टग ऑफ वार है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है। जो वाक़या बैरिया टाउन में आग लगने का हुआ था और जो एक मुबैना जो एक एहतजाज हुआ था, इस हवाले से बात कहाँ जाएगी और कहाँ ख़त्म होगी। जहांगीर तरीन के हवाले से मुकदमात नैब में भेजने की तैयारी की जा रही है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब को कोई परवाह नहीं है बजट पास होता है या नहीं होता है, और फिर 4.8% ग्रोथ रेट का टारगेट क्या पूरा होगा और किस तरह होगा। और अब तो इंटरनेशनल मीडिया ने भी तारीफ़ करनी शुरू कर दी है। फोर्ब्स ने भी कल कहा था कि जी इनका बड़ा मैशत ठीक जा रही है, वाकई ठीक जा रही है, और भारत कश्मीर में फिर कोई शैतानी इकदाम करने जा रहा है क्योंकि ज़ाहिर है उनकी पॉपुलैरिटी प्लमेट कर रही है, वो कोई ना कोई गन तो डालेंगे। बड़ी साहब, सिंध और वफाक की लड़ाई, ये लड़ाई है या नूरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब देखें, सिंध और हुकूमत की लड़ाई असल लड़ाई है और मेरा ख्याल है मुल्क में कोई बड़ी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। अचानक मैंने देखा है पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत को बहुत अटैक कर दिया है, जैसे जैसे शहबाज शरीफ साहब आगे आ रहे थे और कल परसों असद उमर साहब भी कर रहे हैं। मेरा है ये लफ्ज़ी जंग ज़्यादा इख्तलाफात की तरफ जाएगी। बज़ाहिर तो मेरे ख्याल में 100% हो जाएगा बजट पास, लेकिन मुझे लग रहा है कि इमरान खान साहब जो 2-3 मेरे इल्म में आए हैं, ऐसे ऐसे उन्होंने बोल्ड स्टेप लिए हैं। 90,000 फेडरल मुलाजमीन के ज़मीन पे फ्रॉड हो गया है। 90,000 वफाकी वजीर वफाकी मुलाजमीन की ज़मीन थी, वो ये रिंग रोड पे कईयों को बेच दी है। वो तो बड़ी साहब बात समझ में नहीं आ रही। 90,000 2017 में वफाकी मुलाजमीन के 90,000 मुलाजमीन के लिए एक सोसाइटी बनानी जानी थी जिसके इश्तिहारात दिए गए थे। और उनसे पैसे भी लिए गए होंगे, पैसे भी कुछ लिए। उसको अब ना जो रिंग रोड के फ्रॉडियाँ ना, उन्होंने बहुत सारी जगह उनमें से खरीद लिया दोबारा। 10 अरब की जगह 3 अरब में खरीद लिया। और अब फेडरल मुलाजमीन वफाकी हुकूमत के जो 90,000 मुलाजमीन है उनको 12 को उसे आगे कहीं दिया जा रहा है। और वज़ीर आज़म ने इस पर भी कहा है कि इसमें भी एक एडवाइज़र शामिल है, एक साबक आपके दोस्त डॉक्टर तकीर, उन्होंने कहा कि अब मेरी उस जगह का DC रेट 3 गुना बढ़ाया जाए। दिलचस्प स्टोरी है और हम कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद कि यहाँ एक के बाद दूसरा स्कैम निकलता है और कोई किसी को पूछने वाला है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। अच्छा भट्टी साहब, 90,000 वफाकी मुलाजमीन की जो ज़मीन थी, हाउसिंग सोसाइटी बना रही जा रही थी, उनके लिए ये रिंग रोड के करीब जो पिंडी बन रहे हैं ना, वो जगह ली थी वफाकी हुकूमत ने, जगह एक्वायर कर ली थी। अब वो जगह चंद हाउसिंग सोसाइटी रिंग रोड पे जो आए हैं, जिनमें एक मुबैना तौर पे एक पप्पू का नाम है, एक साबक वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बहुत सारी जगह खरीद ली है और कुछ अपनी कह रहे हैं DC रेट बढ़ाया जाए। तो 90,000 वफाकी मुलाजमीन दर बदर जिनका मुस्तकबिल तारीख हो गया। पहले मुझे एक बात समझाएं, एक छोटा सा सवाल। एक सरकारी मुलाजिम तौकीर शाह बताया आपने, गाल मानो, वो उन्होंने अपना कहा मेरा DC रेट इंक्रीज किया जाए। आज खबर भी ये मुझे बताएं कि ये अगर सरकार में कोई प्राइम मिनिस्टर है तो साथ धंधा कर रहा है, अगर ब्यूरोक्रेट है तो वो माशाल्लाह पहले फवाद साहब का प्लाजा कराची पिंडी में निकल आया था। ये क्या चक्कर है? देखें, इसमें भी उनका भी नाम आ रहा है। इसमें ये स्कैम मुझे इतला मिली है, वज़ीर आज़म ने कहा है जो भी है किसी को छोड़ूंगा नहीं। फवाद साहब का भी नाम आ रहा है। हाँ, इसमें ना वो जगह वो वफाकी मुलाजमीन के लिए जो एक्वायर की थी ना, मेरी अर्ज सुन ले, उनको इन खुसूसी सोसाइटियों ने ले लिया और उन्होंने कहा जी वफाकी मुलाजमीन जो है उनको कोई शहर से दूर जंगल में फेंक दे, को जो मरी के रास्ते से आगे उस तरफ पता नहीं कहीं फेंक दे। तो ये तो अल्लाह ताला माफ़ करे, स्कैंडल दर स्कैंडल है। वज़ीर आज़म सही कहते हैं इमरान खान साहब कि मैं जिसको हाथ डालता हूँ उधर सांप बैठा है, मैं जिस अदारे में हाथ डालता हूँ सांप बैठा है। हर बंदा ओवरनाइट अमीर होना चाह रहा है, वो कितनों से लड़े। बट मलिक साहब, अगर कोई वजीर है तो साथ अपना धंधा चल रहा है हाउसिंग सोसाइटी का, अगर कोई ब्यूरोक्रेट है तो प्लाजा बना रहा है। एक की करदे की रहे ने ते करना की इमरान खान ने दे विच देखे ना, असल वो जो वादे किए उसने थोड़े कर दी, बड़े अच्छे टूटे हुए वादे, वो एक जिसनों हथ लाओ तो वही यही कर रहा है। काई साहब, फिर मुख्तसर बात ये कि इस निज़ाम में आप रह के कुछ नहीं कर सकते। मतलब भट्टी साहब भी रोज़ कहते हैं कि इमरान खान साहब बड़े ईमानदार है, मुझे भी उनकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं। इस निज़ाम में जहाँ पे जब आपको सरकारी पावर मिलती है, जब आप सरकारी मुलाजिम होते हैं,
डिप्टी कमिश्नर का मतलब है पूरे अपने इलाके के लिए काम करे, तो वो समझता है मेरे अपने लिए काम करना मेरा हक है। एमएनए ने पूरे अपने हल्के के लिए काम करना है, वो समझता है वहाँ पे मैंने अपनी होस्टिंग बनानी है। तो अगर आपने अपने लिए काम करना है तो फिर आप मेरे ख्याल में किसी भी वाले से साहब आप क्या समझते सरकारी हैं कि ये कल्चर कब आया हमारे मुल्क में और रियासत में? काजी साहब, ये बुनियादी तौर पे जो चेंज आई है ना पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ पाकिस्तान को अगर आपने समझ तो एक ज़ियाउल हक से पहले का पाकिस्तान है, एक ज़ियाउल हक के बाद का पाकिस्तान है। मेरा हाल है करप्शन ये नहीं मैं कह रहा कोई नई चीज़ है, इस सतह पे रियासती इदारों की करप्शन, एमएनए की करप्शन, ब्यूरोक्रेसी की करप्शन, टॉप लोगों की करप्शन इस तरह नहीं हुआ करती थी। मतलब आप पुराने ज़माने में मुझे याद है बड़े बड़े अफसर थे जो रिटायर हुआ करते थे, कमिश्नर टाइप, तो वो स्कूटर पे मोटरसाइकिल पे चला करते थे। तो ये जो ज़माना मैं गुजारिश करता हूँ, ये जो सोसाइटी का नाम है 2017 में था जब इसकी जगह एक्वायर की गई, बकायदा इश्तेहार की ये फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी, 90,000 लोगों के लिए जगह थी। अब उस जगह को जो मुलाजमिन के लिए लिया था, इस माफिया ने ना ताने बाने करके खुद खरीद लिया। लेकिन बड़ी साहब मैं क्या ये बात समझने में मैं क्या हक बजाना हूँ या गलत हूँ? जब मैं एक ब्यूरोक्रेट हूँ और मैं देखता हूँ मेरा प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो खुद जो है वो दिहाड़ी लगा रहा है और बाहर प्रॉपर्टियां ले रहा है, तो मैं भी नीचे वही काम शुरू कर दूंगा। तो नहीं हो रहा है ना, ये ऐसे ही हुआ है। अब ये हो रहा है ना, मैंने कहा ना आप वफाक और सिंध की लड़ाई कह रहे हैं, वहां भी जमीन की लड़ाई है। बैरिया में क्या है जमीन, क्योंकि जमीन के कारोबार में मैंने पहले भी अर्ज किया मनशियात से ज्यादा पैसा है। हर इन्होंने आगे फ्रंट मैन रखे होते हैं, टारगेट किलर रखे होते हैं जो बंदे मारते हैं। पिंडी में कई बंदे मारे गए हैं, आपको पता है, लाहौर में मारे गए हैं। कल मैं वीडियो देख रहा था, इधर रायविंड में कुछ लोग हैं जो ये काम करते हैं। आप सोच नहीं सकते, मोटरसाइकिलों पे जाते थे, खरपति हो गए हैं कादी साहब इस मुल्क। अच्छा यार, सिंध को पेरिस बनाने वाले हमारे प्यारे साथियों की भी कुछ सुन लेते हैं। सुनाइए मुराद अली शाह साहब क्या कह रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाए, नहीं बर्दाश्त करेंगे हम। वी विल रेजिस्ट। ये इस तरीके से सिंध को ट्रीट ना करें। उधर आप खर्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिंध के लोगों को सिर्फ इसलिए खर्च नहीं करना चाह रहे कि आपको पता है कि सिंध आपका नहीं है। दो पाकिस्तान ना बनाए, ये सिंध के लोगों को सजा दे रहे हैं कि क्यों वोट नहीं देते। ये समझते हैं ये सजा दे के शायद वोट लेंगे। आप दो पाकिस्तान की जो हम बात करते हैं इधर नजर आता है। आप कहते हैं कि जी वफाक के पैसे पे चौधराहट करने नहीं देंगे सिंध को। ये पैसे 70% सिंध से जा रहे हैं आपके पास। अच्छा भट्टी साहब, मैं अब यानी ये तो मुझे एक टेलीफोन आया किसी खातून का, ज़मींदार है, सोमरो समथिंग उनका नाम है, उन्होंने खुदा की कसम जो कहानी सुनाई कि इनके महकमा अनहार में जो माल खाया जाता है, जो वाटर कोर्सेज नहीं बनाए गए, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे कहा, अपना नंबर भी मुझे दिया और कहा कि हमारी ज़मीनों के बेड़े गर्क कर दिए हैं, इसको ज़रा आप टीवी पे लेके आए, मैं दोबारा कभी लेके आऊँ। और ये ऐसे लग रहा है जैसे सिर्फ कराची को तो उन्होंने पेरिस बना दिया, बाकी शहर बैठ। अच्छा मैं सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ मुराद अली अब ये सुबाइयत के नारे के पीछे अपनी करप्शन को छुपाना चाहते हैं या इनको दर्द है सिंधियों का? मेरी अर्ज सुन लेना, मुराद अली शाह साहब की बात ठीक है, 13 साल से हुकूमत है, 13 साल से क्या ये कराची पे पैसे नहीं लगा रहे? वफाक के जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लाड़ का ना पेरिस बन गया, नवाब शाह पेरिस बन गया। 13 साल में कराची की सड़कों पर जो दिल था पाकिस्तान का दागदार करती है, ना रोड बनता है ना कचरा है। चाइना कटिंग मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं। यार खुदा के वास्ते 13 साल, 18वीं तरमीम के बाद वो सूबाओं के पास बहुत ज़्यादा अख्तियार आते हैं। अगर वो 13 साल एक पार्टी को मिल जाए तो वो यहाँ से यहाँ ले जा सकती है अपने सूबे। कराची में मुझे एक साहब ने कहा कि यार हम जानबूझ के 2 टेलीफोन जेब में रखते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है कि वो आते हैं, यार वो तो हमने देने ही होता है, महीने में 1-2 देने होते हैं, तो कहते हैं यार इन्हें रहने दो, बल वो ये कहानी है। अच्छा अब कुछ हमारे पास और भी शायद उनके हैं, 60 हम बाद में आपको सुनवाएंगे। लेकिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नारा है, जो कल वो लग रहा था बैरिया टाउन में, लगता है कि वो भी नारा लगवाए गए किसी कहीं से, सिंधु देश के नारे लगवाए गए। तो ये तो फिर मतलब है कि ये क्यों नहीं अपना करप्शन देश बना लेते हम? काजी साहब देखें, वो मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा कि पीपल्स पार्टी अच्छी है बुरी है। पॉइंट ये है कि हम नुमाइंदे हैं आवाम के, कराची की हो, सिंध की आवाम हो, सफ़र वो है, लड़ाई क्या हो रही है।
वफाक कहती है नहीं जी नहीं, आप करप्ट है, आप लोगों पे पैसे नहीं लगाएंगे, हम आपको पैसे नहीं देंगे। और सिंध वाले जो है पीपल्स पार्टी उसको इस तरह यूज़ करती है, वो कहते हैं देखें जी क्योंकि हम सिंधी हमारे साथ ज्यादती होती है। अब बहुत बड़ा कराची का इशू आपको पता है लोड शेडिंग का, वो के इलेक्ट्रिक्स आ जाती है, वो वफाक आ जाती है, गैस कम होती है तो वफाक, वो कहते हैं देखिए ये वफाक हमारे साथ इंसाफ नहीं करती। मेरा आर्गूमेंट जो है वो मैं नहीं इस चक्कर में पढ़ता, मुझे वफाक की लड़ाई से कुछ नहीं लेना, सिंध हुकूमत की लड़ाई से कुछ नहीं। मुझे बताएं सिंधी पाकिस्तानी नहीं है, वो सिंध में रह रहा है, कराची में रह रहा है, वो दोनों तरफ से अब्यूज़ हो रहा है। लग रहा है कि मेरा एक लास्ट पॉइंट ले लेना, आप जरा थोड़ा सा रिकॉर्ड पूछ लें अपने प्रोड्यूसर से कि मेरे प्यारे वजीर आज़म ने कितने पैकेजेस का ऐलान किया। अगर वो पैकेज आप गुरना कराची को, अब वो कराची को पेरिस बनाने लगे हैं, एक दफ़ा दुबई बनाने लगे हैं, एक दफ़ा लंदन बनाने लगे, वो पैसा किधर गया? मैं जो तो दोनों मेरे ख्याल में एक ही काम कर रहे हैं। एक और जो अर्ज आपकी खिदमत में कर रहा हूँ भट्टी साहब, वो ये पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है जब हम कहते हैं ना कि सिंध के हकूक, तो सिंध के हकूक में सिर्फ MPAs हैं, वजीर हैं, गवर्नमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, सिर्फ यही सिंध है, क्योंकि माल तो इनके पास है, सिंधी तो उजड़ गया। और सर गुजारिश ये है कि हुकूमत और अपोजिशन में लड़ाई होती है एक दूसरे को बुरा कहने के लिए, काश ये कंपटीशन करें कि हमने अपने सूबे की ज़्यादा खिदमत की है, हमने इतने ज़्यादा स्कूल बना दिए हैं, इतने ज़्यादा अस्पताल बना दिए, इतने ज़्यादा रोड मुकाबले दिए। वो जमहूरियत लेके आए जो आवाम से इंतकाम था। आप मलक साहब से आपने सवाल मुझे बताएं, 13 साल से सिंध हुकूमत ने सिंध के मेरे भाइयों के लिए, लाड़काना उनके लिए, नवाब शाह सखर कश्मीर के लिए क्या हुआ? कोई आइडियल काम हुआ है? डू यू थिंक? जिस शहर का 60% कचरा शहर में डेली रह जाए तो उसमें इनकी क्या मैंने बात करनी है। अच्छा बड़ी साहब मुझे ये बताएं कि इनके पर फर्द जुर्म आयद होने वाली है, कुछ इस वजह से तो ज़्यादा शोर नहीं मचा रहे, मुराद अली शाह साहब की गिरफ्तारी के हवाले से कुछ र्यूमर्स चल रही हैं। जरदारी साहब पे भी फर्द जुर्म पिछले दिनों हो गई है, गो कि वो एक अंडरस्टैंडिंग के तहत बाहर आए हैं। कहा जा रहा है कि बजट के बाद खान साहब ने फैसला किया है जिनके बारे में एविडेंस है, सबूत है, नैब के पास नहीं, FIA के पास, उन्हें अरेस्ट कर लिया, बहुत हो गई। उन्होंने कहा किसी को नहीं है, यानी जिन्होंने भी सरकार के, हुकूमत पाकिस्तान के, लाहौर के, सिंध के, KPK के, बलोचिस्तान के पैसे लूटे हैं, सरकारी माल को सांप बन के डसा है, इमरान खान ने कहा उन सब को कानून के मुताबिक अरेस्ट करें, हुकूमत को छोड़ें, इलेक्शन को छोड़ें। अब उसके बाद मेरा ख्याल है आपको और चीखों की आवाज़ें आएंगी, ये मेरी राय है। पॉसिबल है कि इसको शफाफ होना चाहिए, यकीनन एक तरफा नहीं होना चाहिए, लेकिन इमरान खान ट्रस्ट से मस नहीं हो रहे। तो कल इसीलिए 500-700 लोग सिंध के हकूक के लिए भेजे गए थे, जो बेचारे आए वहाँ पे, कुछ मार भी पड़ी उनको। वो बड़ी लंबी कहानी है। मगर भट्टी साहब एक थोड़ा सा इतराज़ है मेरा आपकी, मैं समझना चाह रहा हूँ, इतराज़ नहीं मैं कह रहा था, नैब को किस तरह हदायत दी जा सकती है? इमरान खान का कंसर्न, वो तो इंडिपेंडेंट इदारा है। मैंने कब कह दिया नैब को? मैंने कहा जिनके खिलाफ केस हैं, जिनके खिलाफ। नैब ने तो अलीम खान साहब को भी पकड़ा है, PTA के सब्तैन खान को भी पकड़ा है। नैब में तो हाँ ये बात आपकी ठीक है, मालम जप्पा केस है, नैब को उसको भी तेज करना चाहिए, हेलीकॉप्टर केस, BRT केस है, जो मेरे खिलाफ मैं इधर खुदा ना खास्ता किसी भी करप्ट का वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ आज जितने इमरान खान ने डाकुओं को हाथ डाला, कुछ छोड़े हैं मादी में। बताएं 2008 से 13 तक, काजी साहब अब मेरी बात सुन लीजिएगा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, 13 से 18 तक नून थी, उसमें नैब एक्टिव क्यों नहीं हुआ? चलो मुझे जवाब चौधरी साहब थे ना, नहीं क्यों नहीं हुआ मुझे बता दें। करप्शन नहीं हुई, नहीं वो यहाँ आप कह दें कि मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, सिरे महल का इल्जाम किसने लगाया? नहीं मलक साहब आप रहनुमाई फरमाएं, देखिए मैं आपसे सीखता हूं, नवाज शरीफ ने लगाया, पीपल्स पार्टी ने लगाया, फिर फ्लैट का इल्जाम तो पीपल्स पार्टी ने उनको बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बिल्कुल, मैं आपसे नहीं करता हूं, नैब की रिकवरी भी ज्यादा। मगर मेरा आपका सवाल ये है, आप ये कह रहे हैं कि PM कौन होते हैं नैब को कहना, ये बिल्कुल आपका जायज सवाल है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होते हैं जिसके पास 7 घंटे जुबैर बैठा रहा था? यार अपनी आंख का आपको शैतीर नजर नहीं आता और उनकी आंख का आपको तीला नजर आ जाता है, मतलब वो क्या करने गया था वहां पे? अब इसका मैं जवाब तो नहीं दे ना, जवाब दे ना, मुझे बात दे। बात ये है कि हमारी पसंद के बुरे हैं, हमारी पसंद के अच्छे। नहीं मलक साहब भी एहतसाब के हक और मैं आपको बात बताऊं, इमरान खान के रस्ते में यहाँ की लोअर जुडिशरी के लोग कंप्रोमाइज थे, रातों रात अरशद मलिक की यहाँ पे अपॉइंटमेंट की थी जब PM अब्बासी साहब थे। काजी साहब और सुने वो सारी नासिर भट्ट, जंजुआ, ये कौन थे? फिर फराडी साहब मैं इमरान खान ने, अगर मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ मलक साहब ऑनेस्ट है और ये कभी करे हक में नहीं है।
सहाफ़ी से बड़ा गलाजत हो नहीं सकता जो किसी सहाफ़ी को किसी भी करप्ट को डिफेंड करे। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, मतलब बिल्कुल ये सही गाली है, करप्शन एक गाली है। जो भी करता है वो किसी भी इदारे से वाबस्ता है। मैं तो उसको तफरीक नहीं कर रहा इसमें, खूबसूरत राइट बात या है, लेफ्ट। बिल्कुल सही। लेकिन मलक साहब की ये बात है ना, मालम जपा भी जरा चेक कर लें यार, है ना BRT, तो इसमें करने क्या नुकसान है? कर लें, बिल्कुल करें। अच्छा ठहरे अच्छा, आगे बढ़ना है। नैब की अदालतें किसने बढ़ानी? आप रोज एक बात हम कहते हैं यार अदालतें बढ़ाएं ताकि नहीं, जल्दी अब कादी साहब भी कह रहे हैं आईनी माहिर है, नैब की अदालतें बढ़नी चाहिए ना, सर, हर चीज़ ताकि इन डाकुओं को कादी साहब सजा मिले। वी डू नॉट स्पीक फॉर देम, लेकिन बात यह है, मैं सिर्फ जहांगीर तरीन पर आना चाहता हूँ, मगर मैं सिर्फ ये करना चाहता हूँ, भट्टी साहब ये गलाजत का को हमाला छोड़ के गए हुए हैं। एग्रीड। अब ये इमरान खान ने क्या करना है? मैं 2013 में मलक साहब, कादी साहब मुझे करो ना, तुमने ये कहा था कर दो। कादी सही साहब, मलक साहब से गलाजत का को हमाला। मुझे मलक साहब से एक जवाब ले दे। ठीक है, इमरान खान है, चलो 10 लोग पकड़े, 50 पकड़े, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ ये बता दें, मलक साहब से पूछे 8 से 18 तक नैब ने कितनी रिकवरी की? उसने कहा था ओवर माय डेड बॉडी, हुकूमत तो नहीं थी। जब उसने उसको कहा गया कमरुज़्मान चौधरी को कि इनके केस उसका ओवर माय डेड बॉडी, मैं जाती मुलाजिम अच्छा, था। आगे बढ़ते हैं, जान के मान पाऊं तो क्या आगे बढ़ो। जरदारी के जमाने में करप्शन बहुत ज्यादा थी, मैं इंटरनेशनल डाटा की बात कर रहा हूं, और ये नवाज शरीफ के दौर में कम हुई है, और वहां से ये ऑन द राइज। मैं कहना जी, नवाज शरीफ साहब ने तो बंद कर दी थी करप्शन, नवाज शरीफ ने करप्शन खत्म कर दी थी। यार 5-6 वफाकी वुज़रा, जब मैंने आपकी बात मान ली, कौन सी बात यार आपकी मैंने बात मान ली, और जो लोग करप्शन को आइन में ले गए 92 का एक्ट बना के, ऐसे डकैत थे कि उन्होंने कानून में बना दिया, फाड़ ही नहीं सका। आप कहते हैं कादी साहब जरा हम वन बाय वन, मलक साहब ठीक कहते हैं, नवाज शरीफ के दौर में हुई JIT बनी, जिसमें पाकिस्तान के तमाम अदारे MI, ISI, FPR, इनकम टैक्स, FI, ये सारे अफसर, उन्होंने नवाज शरीफ को करप्ट करार दिया, सुप्रीम कोर्ट ने नाहल किया। ये कह रहे हैं इस दौर में कम हुई है, मैं इसका जवाब क्या? यार मैं ये कह रहा हूं, कितने इदारों के अफसर थे इस मुल्क में? JIT में कितने लोग थे मुझे बताएं, सारे करप्ट है। अच्छा, इसका भी जवाब सुन लेना। दुनिया की कौन सी सुप्रीम कोर्ट है जो इन्वेस्टिगेशन कराती है, जो JIT बनाती है? आप पूरी दुनिया का रिकॉर्ड निकाल जवाब दे देता हूं, 2 मिनट खाएंगे। मैं देता हूं ये जवाब मॉडल टाउन में खुद आपके नवाज शरीफ ने JIT बनवाई थी, शहबाज शरीफ ने। सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाओ, ओ भाई क्यों नहीं बना सकती? सुप्रीम कोर्ट का काम है, जहां कानून मौजूद है वो करे, क्योंकि वो ट्रायल कोर्ट नहीं है। मेरा इन्वेस्टिगेशन भी नहीं है। मलिक साहब, मैं लीगैलिटी ठीक कर दूं आपकी लीगैलिटी। सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ द अल्टीमेट ज्यूरिसडिक्शन। वो कोई फैसला कर सकती है, वो कोई भी डिसीजन ले सकती है। वो पाकिस्तान के आइन में अगर किसी शिक के बारे में ये समझे कि ये आइन की स्पिरिट से टकरा रही है, तो वो उसको खत निकाल भी सकती है। ये एक अलग बहस है। सुप्रीम कोर्ट के हम राइट्स पे हम बात नहीं कर सकते। एक तो बात, दूसरी ये है। और दूसरी, चलें अब आगे बढ़ते हैं। जहांगीर तरीन साहब के हम मान लेते हैं यार, नवाज शरीफ बिल्कुल करप्ट नहीं थे, करप्शन तो बिल्कुल उनके करीब से नहीं गुजरी। यार कादी साहब, मैं माफी चाहता हूं, मलक साहब की राय का मैं हैरान हूं कि एक करप्शन को ट्रेस करने के लिए JIT बनाई है। ये जुल्म है, करप्शन करना बुराई नहीं है। यार क्या लोग हैं। और टेक्निकल इंसाफ नीचे से ऊपर तक ले रहे हैं। अगर एक बंदा कह रहा है कि एक अदारा कंट्रोवर्सी है, आपने सारे अदारोों के बदले लगा दी, यार अच्छी बात है भाई, इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ से ही पाक साफ पाकिस्तान बनेगा ना। नहीं, हम अब अब्दिला थे, हम लाडले थे। हमें 68-9 की मूवमेंट को कुचलने के लिए लाया गया था। हम जो है इंटेलिजेंस एजेंसियों ने हमारी पार्टी बनाई थी, हमें आप टच नहीं कर सकते। हमारा पुराना मुआहदा आपने क्यों वायलेट किया? हमारे वजीर में दुबई जा सकते हैं आराम से दुबई चले जाए, हम दुबई चलें, जो मर्जी करें। अच्छा हाँ जी भट्टी साहब, ये जो जहांगीर तरीन के मुकदमात को नैब में भेजने की तैयारी, इसका मतलब इमरान इज हार्डली पुश्ड। मैं कल भी एक बात कहा थी कि वो कहते यार गवर्नमेंट जान दिया जाए, रहन दिया जाए, मैं नहीं चढ़ना। पिछले चंद दिनों से अब मैं खबर देने लगा हूं मलक साहब, जी प्लीज, आप जान की माल पाऊं तो है आपकी। मैं इमरान खान साहब के 3 साल पे जहां जहां मैंने गलती देखी, निशानदेही की, ये आप विटनेस हैं। मेरे खिलाफ ट्रेंड भी चले, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। इमरान खान ने पिछले 1 महीने में इतने अहम फैसले किए हैं, माजी के हुक्मरान की टांगे कांप जाती थी। अब इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान की इंटरनेशनल सतह पे अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, ज़िंदगी को ख़तरा है। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, और इसको हुकूमत चैलेंज कर दे। ऐसे उन्होंने बड़े 3-4 स्टेप लिए हैं जो इंटरनेशनल सुपर पावर है तस्वर भी नहीं कर सकती थी कि पाकिस्तान ना करेगा। आपकी टांगे कांप जाती थी, आप कहते थे वो पत्थरों के ज़माने में ले जाएगा अमेरिका। वैसे मुझे इस वाक़े से रिलेटेड तो नहीं, मुझे वो दिन याद आ गया जब गौर अयूब को कहा था नवाज शरीफ साहब ने कि मैं 8वीं धमाके नहीं हूँ करने।
याद है ना, काजी उन्होंने कहा थोड़ा साहब, फैसला नहीं हो आपने गया। फलस्तीन पे जो हुकूमत ने और फौज मगर ने वो रोल अदा corrupt होने किया, बिल्कुल। काबिल सताइश। मेरी एक राय है, आपने अड्डे नहीं दिए। आपने इस दौर में, मैं कहता हूँ शफाफ एहतसाब होना चाहिए, मैं इस मलक साहब को सेकंड करता हूँ, लेकिन जितना भी हाथ डाला है किस हुकूमत ने डाला आज तक? किसने नहीं डाला? अब वो ईमान इकट्ठे कर- क्यों हुए? तो इमरान खान की इमरान हुकूमत खान नहीं, के मैं खिलाफ कह रहा हूँ वजीर आजम इमरान खान साहब, आपकी जिंदगी को खतरा है इन लगड़ बगड़ों से। अन करीब इंटरनेशनल पैसों पे चंद मुसाफी लगड़ बगड़ आपके खिलाफ इंटरनेशनल सतह पर एक मुहिम चलवाने लगे। मैं आपको रिपोर्ट अच्छा बड़ी साहब एक खबर और दे दूं जाते जाते, और यानी हुक्मरानी के नाम पे फ्रॉड करने वाला एक और बंदा जेल में जाने वाला है, नेतान्याहू। इस पे बाद में बात करेंगे। वो भी अच्छा, प्राइम वैसे मिनिस्टर। न्यूयॉर्क टाइम में तो पासवान के खिलाफ खबरें छप रही हैं कि वो आपको दे रहे हैं अड्डे शड्डे, वो इस तरह की खबरें आ वो रही ये कह बात रहे हैं नहीं। कि हम बार बार मांग रहे हैं, कड़ी शर्तें रखी है, जबकि मेरी इतला है कि पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर ने बाशगाफ लफ्जों में कह दिया कि मैंने ना अड्डे देने हैं बेसे। तो ड्रोन हमलों में तो मैं उस वक्त जब कदम कदम पर मौत थी वजीरिस्तान में, मैं जाके प्रोटेस्ट कर, सही लेकिन एक बात है, और उसमें एक बात आर्मी है। के कोर कमांडर्स ने भी कहा नहीं लेकिन देनी। मैं एक बात कर दूं, अगर इमरान खान के इस फैसले से, अड्डे न देने के फैसले से, पाकिस्तान के तारीख के सबसे दयानतदार वजीर आजम नवाज शरीफ को इनको हटाने का मौका मिले तो फिर भी बाज नहीं आएगा। नहीं। He will use it against them। मैं कोई हटा आपकी दियो assessment मुल्क ठीक जड़ा वेच थे बस सानू ले आओ। बहरहाल मेरा ख्याल है एहतसाब को नहीं दे आर रुकना यूजिंग चाहिए। इट, वो इंटरनेशनली यूज कर रहे हैं कि देखें हम तो आपके गुलाम थे, आपकी बूट पॉलिश करते थे, ये आपकी बात ही नहीं मानता। यार वो लगड़ बगड़ ने पिछले दिनों फौज में अटैक क्यों किया है? हाँ। कि आपका अमेरिका वहां से निकलेगा, अफगानिस्तान से खुदा ना खास्ता दहशतगर्दी आ सकती है। जिस मुल्क की खुदा ना अल्लाह ना करे फौज कमजोर हो, जिसमें काजी साहब इस मुल्क में इंटरनेशनल और पाकिस्तान के अंदरूनी साजिशें हो रही हैं। ना मैं कभी किसी का नहीं लेता, मेरे लिए सारे अच्छा बड़ी साहब अब आप मुझे बताएं कि जो बड़े फैसले आपने दरमियान में बात को उधर हम लेके जहांगीर तरीन के हवाले से भी कोई बड़ा फैसला किया है? इमरान खान साहब किसी को NRO नहीं देंगे, जहांगीर तरीन हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, कोई मीडिया का एक टाइकोन है वो भी उनके हत्थे चढ़ गया है, और उसके बारे में भी काफी हद तक इंक्वायरी हो चुकी है। कौन हत्थे चढ़ गया बड़ी साहब? मीडिया का एक किंग, बस नो मोर। उसमें भी ये मतलब हाँ, मुकदमा मैंने नहीं पता, मैं प्रोग्राम इतनी आपस में गल्ला करूं। जिन्ना खादियां की अच्छा कहते हो। इसमें जो 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 बात बनी है, जो खबरें आपको पहले भी पता आई हैं कि सुनने में आ रहा है, जो खबर है कि अली जफ़र की जो रिपोर्ट थी तरीन साहब के हक में जाती थी, मगर खान साहब ने वो स्टैंड लिया कि नहीं मैं इस पे तो नैब में भेज रहा हूँ। नैब में जाऊँगा। ये बाद में पता चलेगा। वो जो असल लड़ाई हुई, जो दो उनके मेजर मुतालबत थे तरीन के, एक तो था कि यार ये जो मुकदमात हैं ये उनका नुक्ता नज़र ही गलत है, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, मुकदमात वापस ले लें। फिर दूसरा मुतालबा उनका ये था कि चलो आप क्रिमिनल केसेस ना बनाएं, आप वो सिविल मुकदमात बना लें। मगर वो इसमें पॉजिटिव है नेगेटिव है ये आप फासला करें। इमरान खान वहीं के वहाँ खड़े हैं कि नहीं। और इतला ये भी है कि इमरान ने अपना हुकूमत ने ये FIA को इंस्ट्रक्शन दिया कि बजट के बाद आप इनको गिरफ्तार भी कर सकते अच्छा, कादी हैं। साहब, यही वो मैं कैच है जो कल मैंने आपसे मलक बताया साहब था। मेरे से नाराज हो जाते हैं। फिर मैं कहता हूँ इमरान खान माजी के हुक्मरानों से बहुत बेहतर है, मैं तस्लीम कर रहा हूँ। रिंग रोड का नैब को क्यों नहीं भेज रहे? कौन सा ये जो पिंडी वाली लिंक पिंडी रिंग रोड, उसमें और लहर ने निकल आई हैं। ये मैंने वफाकी मुलाजमिन को कहा, यही बेनिफिशरी है हाउसिंग भट्टी सोसाइटी साहब फिर वाले। मैं अपना मुंह खोल देता हूँ। क्या कहा था खाकान अब्बासी ने कि सारी असेंबली आपको जेल में भेजनी पड़ेगी? तो जाए, so what? जिहड़ा खाएगा सुन लेना। अच्छा, आप नैब के हवाले से बता रहे हैं कि उसमें changes उसमें क्या चलो वो छोड़ दें। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब करप्शन का साथ दे रहे हैं। इस हुकूमत के वुज़रा ने 10 दफ़ा कैबिनेट में कहा कि भाई इस नैब के साथ ताजर परेशान है, कारोबारी लोग परेशान हैं, ब्यूरोक्रेट काम नहीं कर रहे, और बड़ी हुकूमत संजीदगी से काम कर रही है कि नैब में से इनको निकाला जाए। यार वो बंदा बड़ा परेशान था, मुश्ताक निसानी बड़ा परेशान था। हो सकता है, हो सकता वो बड़ा है। सख्त परेशान मेरा पॉइंट है कि आप खुद सोचना शुरू हो गया कि नैब में चेंजेस की यार जाए, बात- ताजरों को निकाल दें, बिजनेसमैन को निकाल दें, ब्यूरोक्रेट को निकाल दें, फौज को वैसे आपको पता है एहतसाब आप नहीं कर सकते, जजों को आप हाथ नहीं लगा सकते, बाकी बचा कौन एक सियासतदान, एक आम शहरी, बाकी सबको छोड़ भाई दिया देखें ना, हम जजों का भी नहीं कर सकते, जनरलों भी नहीं हाँ, कर सकते, तो बाकी कौन को बचा? लूट मार का धंधा करने दो। मैं एग्री करता हूँ आपके साथ। आगे बढ़ते हैं। बड़ी साहब ये बताएं कि हाँ, बल्कि आपसे मैंने ये पूछना है, स्टोरी तो हमने से ये 4.8% ग्रोथ रेट में आप मुझे कहीं बाहर बैठे कोट कर रहे थे। अच्छा, हमजा शहबाज साहब ने कोई बात की है क्या इस हवाले से?
नहीं, वो बात नहीं की, वो कल जो हमने खबर दी थी उसके पीछे जो पॉइंट है वो वही पॉइंट था जो एक हवाले से पीपल्स पार्टी का एक आर्गूमेंट था ना, जब ये अपोजिशन में इकट्ठे थे कि भाई हम हुकूमत नहीं बदल सकते। नवाज शरीफ को ये गलत फहमी थी कि वो जिस तरह आप लोग सही थे, मैं गलत था कि जी जलसे होंगे, जुलूस होंगे, इनकलाब आ जाएगा। इनकलाब नहीं है। अब नवाज शरीफ आराम से चुपके से वो जो जरदारी का पॉइंट ऑफ व्यू था ना कि वो पंजाबी के अंदर नीवे नीवे होकर आप अदवा इत्मीनान की तरफ जाए, और उसमें ये नवाज शरीफ की ग्रीन लाइट दी हुई है जिसमें जंगीर तरीन का ग्रुप जो है वो रंग का यक्का होगा। कहा यह जा रहा है कि वो पंजाब में जब बजट हो तो वो वहाँ पे ना जाएं। और आपको पता है जो बजट सेक्शन होता है उसमें ये होता है जितने एमपीएस बैठे होते हैं ना उस तरफ उसमें वोटिंग होती है। अगर 25 है उसमें से 13 ने कह दिया बजट मंजूर तो मंजूर, तो ये इस तरह कैलकुलेशन कर रहे हैं जिसपे नवाज शरीफ की ग्रीन लाइट फर्स्ट टाइम आई है कि पंजाब में चेंज की जाए। वो ये है कि किसी तरह तरीन ग्रुप एब्सेंट हो ताकि हुकूमत के अरकान नहीं, कम तो हो इसका जाए। मतलब है फिर नवाज शरीफ पीडीएम नाकाम हो गई, अब जंगीर तरीन के मुंह में मिन्नत बिल्कुल सही है। नहीं, इसमें मैं नहीं 40 साल सही की कह आप कह रहे हैं कि सही कह रहे बड़ी हैं। मजबूत जमात है, तो अब वो ये यू PTI टर्न के है, लोगों बिल्कुल को सही ले रहे हैं। यू टर्न है। मैंने ब्रेक लेनी है, आपकी बात याद दिला के आपको ब्रेक करता हूं। जो खुद बैठ के कहते हैं कि जनाब पटवारी और SHO चाहिए वरना हम हुकूमत इलेक्शन नहीं लड़ सकते, मैंडेट और वोट बैंक, ये इनकी नहीं, सही है, हालत तो है। इनका आगे एतराज़ बढ़ते सही है, हैं। बिल्कुल। अब हम ब्रेक की तरफ जाते हैं और देखते हैं किस तरीके से मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। कनाडा में जो कुछ हुआ उस पर हम बात करेंगे, इसके साथ साथ भारत कश्मीर में क्या कर रहा है और उसके अलावा जो दीगर कुछ और खबरें आपके साथ डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं, जरा ये फुटेज दिखाइएगा जो एमैनुअल मैक्रोन को जो एक लपड़ पड़ा है। ये तो जा अच्छा, रहे ये थे जो इसको थप्पड़ पड़ रहा है नाजरीन, मैं इसकी थोड़ी सी आपको एक बैकग्राउंड बताता हूँ। बड़ी साहब 2017 में और 15 में 16 में इसके खिलाफ एक शदीद, 17 में आया ये खौफनाक मूवमेंट चल रही थी। ये फ्रांस की तारीख का सबसे अनपॉपुलर प्रेसिडेंट, इसके खिलाफ एक बहुत बड़ी तहरीक चल रही थी। इसने वारदात क्या की? इसने वारदात ये की कि ये जो अवाम का गुस्सा इसकी समत आ रहा था, इसने वो गंदे खाके बनवाए इन्होंने। ये बाकायदा इनकी रूलिंग एलिट ऐसी करती है, और उस तहरीक को एक और मोड़ दिया। पूरी दुनिया में मुजाहरे शुरू हो गए, और इसके मुल्क के अंदर जो इसके खिलाफ, क्योंकि इसके मुकाबले में जो औरत है वो राइट विंग, बड़ी मशहूर है, उसका नाम अभी जेन में आ जाएगा, वो बहुत ही राइट विंग है। और वो सब ये देखें, एक तो वो खुद जा रहा है, चपेड़ बड़ी कड़ाकेदार पड़ी है। चपेड़ की क्या रीजन है? चपेट की रीजन ये है कि ये जो फ्रांस की मेहनत कश अवाम पर अटैक कर रहा है, हमले कर रहा है, इस वक्त ये जितनी कानून साजी कर रहा है वो अमीरों के हक में कर रहा है। जो वेलफेयर स्टेट के राइट्स लोगों ने तारीख में जीते थे, वेलफेयर स्टेट के, वो वापस लेके तो वो ऊपर की तरफ दे रहा है। असल वारदात ये फ्रांस का नवाज शरीफ है, ये फ्रांस का नवाज शरीफ है। और दूसरी बात ये है कि ये इसके खिलाफ अवाम में और फ्रांस के बारे में बड़े लोगों ने कहा था कि फ्रांस इज अ क्रेडल ऑफ रेवोल्यूशन। ये जो इनकलाबात की जो है ना वो एक माँ है, मदर ऑफ रेवोल्यूशन। तो ये इसको जो चपेट पड़ रही है, और ये जो इसने गलाजत की थी इस्लामोफोबिया की, ये उस वक्त करते हैं जब इनको अपने अवाम से जूते पड़ने लगते हैं, तो कहते हैं ओ इस्लाम आ गया जी, उससे तवज्जो हटाते हैं और हम उनका विक्टिम बन जाते हैं। हम क्या करते हैं कि हम अपने घरों में जो है वो करते हैं। ये असल वारदात है, और ये चपेट इसको इसलिए पड़ी है कि इससे इस मुल्क फ्रांस के जो मेहनत कश हैं इससे शदीद नफरत करते हैं। जी आगे बढ़ते हैं जी। कनाडा का यार देखो क्या हुआ, ये इन्हीं की वजह से हो रहा है ये वाकया। यहाँ बड़ी एक अजीब चेंज में गुजर रही है। पहले तो 65 लाख के करीब मुसलमान जो है यूरोप में है। 65 लाख बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी। और ये आप 2 इसराइल हो ना, 2 इसराइल तो 65 लाख बनते हैं। 60 लाख के करीब अमेरिका में मुसलमान है, तो 1.5 करोड़ के करीब जो मुसलमान है वो इन खितों में रहता है। पहली बात ये। कनाडा, आपको पता है कनाडा में एक बात इसमें जो है वो एक पॉजिटिव भी मुझे नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर कनाडा है उसने बड़ा इस पे अफसोस का इजहार किया है और इन्वेस्टिगेशन के लिए कर रहे हैं। मगर इसके अलावा जो दुनिया में हमेशा एक था कि जी मुसलमान टेररिस्ट होते हैं, मुसलमान ये करते हैं, नॉर्मली हमारे खिलाफ यही किया जाता है। एक साहब हैं, ये ट्रक ड्राइवर हैं, और इन्होंने सिर्फ, और ये इस्टेब्लिश हो गया इब्तदाई तौर पे कि कॉन्शियसली किया, नोइंगली किया है कि ये मुसलमान है। शहीद हुए हैं, इनका कसूर क्या था? ये लाहौर की फैमिली थी, कनाडा में आबाद थी, एक यहूदी ने उनके ऊपर गाड़ी चला दी, और ये कॉन्शियसली किया क्यों मुसलमान है, मुसलमान। फिर इस्लामोफोबिया का शिकार है ना, फिर दहशतगर्द ये हुए कि हम हुए। अच्छा देखिए भट्टी साहब, मेरी बताएं, हम दहशतगर्द में कहते हैं, अफगानिस्तान पे कारपेट बॉम्बिंग करने वाले दहशतगर्द नहीं है।
इराक में बच्चों के गले काटने वाले दहशतगर्द नहीं है। फलस्तीन में फलस्तीन में एक दुनिया की सबसे बड़ी ओपन जेल जो है उसमें 500 बच्चों को और सिविलियन आबादियों जिनमें रिहाइश पजीर थी उनको टारगेट करने वाले दहशतगर्द नहीं। शुगल सोसाइटी है वो कहाँ है? शुगल सोसाइटी ये बेचारों का मलक साहब देखे ना, एक ये फैमिली देखे सादा यार, इनका ये कसूर ये है। जो सारी एनजीओ की बात नहीं कर रहा, अच्छी भी हैं, बहुत अच्छी भी हैं, लेकिन मोस्टली पता क्या है, जब पैसे उधर से आने हैं, जब ऑक्सफैम ये कहता है ऑफिशियली कि मेरे पैसों को पॉलिटिकल इस्तेमाल मत करवाओ, जाएं उसकी वेबसाइट पे देखें, तो ये एक बड़ा इंटरनेशनल आलमी फ्रॉड और धोखा है जिसका हम सारे शिकार होते हैं। और शुगर सोसाइटी चुप रहेगी, अमेरिका ज बैठे उन्हें बाहर निकलना है, वो कहेंगे चलो निकलो तो वो, इसलिए वो ये नहीं बोलेंगे, हम ही बोलेंगे और यहीं बैठ के बोलेंगे। बड़ी साहब एंड मलिक साहब, इमरान खान ने कहा कि भाई जब तक आप रोल बैक नहीं करते कश्मीर में जो आपने 370 और वो जो 35 जो कानून था, हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो यहाँ ये मामला कैसे लगते हैं आपको? देखिए काई साहब, इसमें एक चीज़ जो इंडियन आपको सिस्टम सोचना होगा, ये मोदी का फैसला नहीं है, ये इंडियन हुकूमत ने काम नहीं किया जो उन्होंने 370 और बाकी के कवानीन बनाए, ये इंडियन पार्लियामान ने काम किया। तो सबसे पहले अगर इंडिया ने इसको रिवर्स करना है तो ये नहीं कि मोदी साइन करेगा, ये इंडिया की पार्लियामान ही करेगी। पहले हमें क्लियर होना चाहिए, हमारे यहाँ ये हम बड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं। मोदी ने अच्छा किया बुरा किया इंडिया ने किया, ये वजीर आजम ने नहीं किया, ये इंडिया की पार्लियामान से करवाया गया। पार्लियामेंट ने वजीर आजम मुंतखब किया ना। मेरा मतलब है ऐसा कोई चक्कर नहीं कि आप मोदी को कहें तो वो साइन करके ये काम कर। अब जो एक तो बेशुमार दोबारा वहाँ पे फौज आ गई, लोगों का ख्याल था कि कहीं जाके चीज़ें सेटल हो रही हैं, हम पीस की तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छी खबरें पाकिस्तान से आई थी और पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि रीजनल पीस है। अब एक तो वहाँ पे मैसिव आर्मी आई है, मैसिव आर्मी के साथ जो ख़तरा पैदा हो गया वो ये पैदा हो गया कि अब प्लानिंग ये है कि जम्मू जो है, जो कश्मीर का हिस्सा है, वो उसको हिंदू बना दिया जाए, एक अलग स्टेट बना दी जाए। ऊपर नॉर्थ पे जाए तो लद्दाख है, वहाँ पे भी हिंदू हैं, उनको भी अलग कर दिया जाए। बाकी रह गई वैली में वो ये चाह रहे हैं जो पंडित कश्मीरी हैं उनको सेटल वापस जो वहाँ पे कश्मीर में जो चली है तहरीक चली है, वो चले गए थे वापस आ जाएं। तो वो चाह रहे हैं कि ये जो हमने लीगैलिटी बदली है, इससे कुछ ये साल 2 साल में अब कश्मीर के इतने हिस्से हो जाए, मुसलमान की पॉपुलेशन भी कट जाए। मैं एक और बड़ी साहब आपसे बात करता हूँ, ये जो पंजाब में तो कोई बहुत कम मुसलमान है जो तहरीक में है, जिन्होंने घेरा हुआ पिछले दिसंबर से। वहाँ तो मुसलमान नहीं है ना, वहाँ तो या सिख हैं या हिंदू हैं, वो सारे खड़े उन्होंने बंद किया हुआ, रास्ते बंद किए हुए पिछले उससे, तो इससे ये क्या कर लेंगे? हिंदुस्तान एक इंटरनेशनल जेल है, छोटी जात के हिंदुओं पे भी जुल्म किया जाता है, अकलियत पे भी किया जाता है, सिखों पर भी किया जाता है। मोदी सरकार, मुझे अमेरिका और यूएनओ समझ नहीं आती, इंसानी हकूक़ ने वहाँ क्यों नहीं नज़र आते? सारा गुस्सा मुसलमानों बेचारों पे निकलता है। नहीं देखे ना, कमजोर लोगों पे निकलता है ना, कमजोर लोगों पे निकलता है ना। तो मकसद ये है कि इसके लिए अब दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक आपके बुरा ना बनाए। $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट तो सऊदी अरब इंडिया में कर रहा है, लेकिन एक आपके साथ बड़ी मेहरबानी। मैं एक फ़र्क आपको बताऊं, जिस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट हारी, कांग्रेस तीसरा इलेक्शन आ रही है, राहुल गांधी ने जाके बाहर जो अमेरिकन लॉबी हायर की थी, किसी को मिडिल ईस्ट में जाके कहा था कि जाके मुझे वापस लेके आओ, इनकी औकात तो देखो। जब आप ऐसे लीडरशिप रखेंगे तो आपकी दुनिया में कौन इज्जत करेगा? बड़ी साहब मुझे बताएं ना, इलेक्शन वो हारे, वहां पे हारने के बाद उन्होंने कहा भाई ठीक है हम जा रहे हैं, उन्होंने नहीं। हालांकि हाई हैंडेडनेस की इंडियन इलेक्शन कमीशन बिका हुआ था, ये मैं नहीं कहता, ये MJ अकबर कहता है, ये वो क्या नाम है उसका जिसकी किताब है ये बड़ी। नहीं मलक साहब मेरी एक इस्लाह करें, आपकी प्रेजेंटेशन है आपको, मैंने सुना है कि अपोजिशन PDM की सारी जमातें, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कानून ला रही हैं असम्बली में कि जिस पॉलिटिशियन की बैरून मुल्क बिजनेस या अरबों रुपए की प्रॉपर्टी होगी वो पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा नहीं लेगा। क्या इमरान खान इसको मंजूर होने देगा कि नहीं असम्बली में? भट्टी साहब आपने नींद पूरी की है आज, आप मजाक तो नहीं कर रहे? यार ये मैं कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी और नून लीग ने फैसला किया, उन्होंने कहा कि हमारी जीना मरना पाकिस्तान की जमीन के साथ है, जिस सियासतदान के उसके बच्चों के उसका बिजनेस मलक काजी साहब अरबों खरबों रुपए बैरून मुल्क होगा, वो पाकिस्तान के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। ये पीपल्स पार्टी और नून लीग बिल है। मुहावरा ठीक कर लें, मुहावरा ठीक, जीना मरना नहीं कहा, उनका जीना साडा तो मरना अवाम दा नहीं। ये बिल पीपल्स पार्टी बल्कि तो सुनने में तो आ रहा है, सुनने में आ रहा है जो रॉयल शरीफ फैमिली, उनके जो आने वाली नस्ल है उनकी शादी वहाँ पे लंदन में। अच्छा यार अब इकॉनमी पे आते हैं,
मलिक साहब मैंने बात की थी, आप दोहराना चाहते थे, आपको मौका नहीं मिला, और वो MJ अकबर ने कहा था, दोबारा कह देता हूँ, अगर 7% ग्रोथ रेट है तो उसने कहा जी है तो 7%, मगर 7% लोगों के लिए। भट्टी साहब इस ग्रोथ रेट की मसला क्या है? मसला ये है कि 2-4% के जितना ग्रोथ रेट होती है ना, जितनी समाज मसलन इंडिया में जितनी अमेरिका में जितनी दौलत पैदा हो रही है, सबसे बड़ा अज़ाब क्या है कि दुनिया के अमेरिका के सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं कि जिनकी कुल दौलत 50% लोगों से ज़्यादा है। तो ग्रोथ रेट सारा ऊपर का है। ये मलक साहब का सब्जेक्ट है। मैं तरक्की उस वक्त समझूंगा जब मुल्क की 90% निचली सतह के लोगों की जिंदगी बेहतर और खुशहाल होगी। भट्टी साहब सल्यूट टू यू, बहुत खूबसूरत बात की। आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जो आम आदमी का पाकिस्तान है, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। जो एक पाकिस्तान है अमीरों का, उनका ग्रोथ का मसला हो सकता है कि मर्सिडीज सस्ती है, ऑडी गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही। आम आदमी के साथ जो 1 साल में हुआ, पहले तो बात यह है भारत को, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा कि वो दुश्मनी है, भारत में 4% महंगाई का रेट है, क्योंकि ये हम डाटे की बात करते हैं ना। अफगानिस्तान जो दुनिया की तबाह हाल इकॉनमी है, 4% महंगाई है वहाँ पे। बांग्लादेश में 5% है, पाकिस्तान में 11%। ये हुकूमत के डाटा मैं आपको दे रहा हूँ, 11% महंगाई है। जो आपकी जो बात है, आम आदमी को आप कहते हैं जी कि वो GDP 121% हो गई है, पर कैपिटा इतना हो गया, अंग्रेजी बोल दें। सिर्फ ये मैं आपको हुकूमत पाकिस्तान के दादोशुमार देना चाह रहा हूँ जो आम आदमी के लिए बड़ी जल्दी से बताऊँगा। मुर्गी में 17% 1 साल का डाटा देने लगूँ। कीमतों में इजाफा हुआ है। गाय का गोश्त 60 रुपये बढ़ा है फ़ी किलो, छोटा जो गोश्त है बकरे का गोश्त 105 रुपये, अंडे 31 रुपये, दूध 11 रुपये, दही 15 रुपये, घी 130 रुपये। अगर मैं बोलता जाऊँगा सारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। फल जो है 40 से 100 रुपये किलो महंगे हुए। मुझे आप बस एक फिक्र आपसे, एक आम आदमी बता दें इस इनकम में उसके साथ क्या हुआ है, उसको GDP से क्या मुझे GDP से कोई ग्रोथ रेट से गर्जी कर दो तो कोई लिंक नहीं। मुझे बताएं जिनकी तनख्वाह 50,000 से कम थी, उनकी इनकम में कितना इजाफा हो, उनकी खरीद बढ़ी है कि नहीं? तो फिर मैं कैसे ग्रोथ रेट को करूं? माफी चाहता हूं, जो मेरे 90-95% आम शहरियों की जिंदगी बेहतरी नहीं हुई। देखिए ना, अभी मुझे खबर एक मिली है कि तकरीबन 1100 FIA की नौकरियां निकली हैं, तो अभी उसमें डेट रहती है अप्लाई करने की। अब तक जो अप्लाई किया गया है वो 6 लाख लोगों ने किया है, और अगर 6 लाख और अगर वो पूरे हम उसकी एवरेज निकालें तो जब तक उसकी डेट ओवर होगी 14 तारीख तक, तो जो भी तारीख है 6 करोड़ हो वो 25 लाख हो जाएंगे। तोबा। उसकी वजह ये है कि वी शुड सीरियसली रीथिंक आवर इकोनॉमिक मॉडल प्लीज, फॉर हेवन सेक। वो प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं 11 लाख तक पहुंच गई हैं। चलो आप 11 लाख तक पहुंची होंगी। जब मैं प्रोग्राम तो कादर साहब, इसका मतलब बेरोजगारी बढ़ रही है ना कि एक चंद चापों के लिए 11 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं। भट्टी साहब बड़ा इसमें भट्टी साहब मुझे एक बात बताएं, जब आपने ब्लीड होना है, जो आपको 2.5-3 रुपए का यूनिट मिल सकता है, वो आपने लेना है। कल 23 रुपए का, वो 23 रुपए का देना है। आप मुझे ये बताएं ना कि जब ये जो चीनी का है मामला है, ये जो यार जिन्होंने कमीशन लेके किया, मारो छितर, अवाम का क्या कसूर है? मेरा तो मैं उस निजाम को मानूंगा जो आम शहरियों की जिंदगी बेहतर करेगा। मुझे तो ये लगता है, बड़ी साहब बुरा ना मनाइएगा, जिन्होंने छितर मारने होते हैं ना, उनको नोटों के छितर मारते हैं वो, और चुप करके वो छितर नोटों के जेब में डाल लेते हैं। सारे मलक साहब ने बता दिया ना, इसके बाद IPPs को कैश दिया आपको। काली साहब ने हमने खबर ब्रेक की है, तरीन साहब ने आते आते अपनी क्लास को रेस्क्यू किया है। इधर से पैसे ये है मामला भट्टी साहब। लेकिन ये है कि लेकिन एक मलक साहब आप बात माने, ग्रोथ रेट को फोर्ब्स भी अप्रूव कर रहा है। फोर्ब्स अमेरिका का बहुत बड़ा मैगजीन है। मैं तो आपको ये डेटा से जवाब देता कि अब अच्छी बातें भी कर लेते हैं। उन्होंने कहा जी कि फॉर रीजन बेस्ट नोन टू द गॉड ऑलमाइटी, इन्होंने जिस तरीके से कोरोना से टैकल किया है वो बड़ा है। और अगर उसमें भी 1200 अरब का ऑडिट नहीं हुआ, नहीं बंदे तो नहीं ना मरे यार, बंदे ये सही। अगर ग्रोथ 1.9% भी हुई है तो आपके हमसाये में तो -7% हुई है। अच्छी अमेरिका पूरी अमेरिका के -4% गई है टोटल, और वर्ल्ड की ओवरऑल -4% गई है। तो ये तो फिर इसको कहें, चलो थोड़ा इसका जवाब एक और सुन लेना। करंट अकाउंट डेफिसिट इसने कम किया है। फिर मुझे भी बोल रहे थे तजारती खसारा 30% बढ़ा है, गैर मुल्की और सरमायाकारी 33% कम हुई है। फिर इस तरह भी इसका भी जवाब दे। गैर मुल्की सरमाया आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, इसका जवाब दे। आपकी बढ़ी है, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है, आपकी सराहना करें, क्योंकि दुनिया के सारे ऑर्डर भाई 30% आपका बांग्लादेश के ऑर्डर थे, जो बांग्लादेश के ऑर्डर थे इसके अपना, थैंक यू कोरोना, वो जो ऑर्डर बने यार जो भी फिर हुकूमत की बेहतर हिकमत से कोरोना हुआ ना। इंडिया में कैसे लाशें गिरी है? शमशाद गार्ड अस्पतालों के सामने बन गए हैं। इंडिया में अच्छे काम की तारीफ ये मैनेज किया, ये मैं आपके साथ हूं। एक बात है, पाकिस्तान को बहुत अच्छा, मैं इस बात पे जरूर दुखी हूं कि उसको क्यों निकाला, ये बड़ा गलत उसने किया। अच्छा। इसके अलावा सारे ये 2-3 काम इतना काम ना किया करें आप, इतना काम ना किया। अच्छा हाँ जी भट्टी साहब, आप क्यों इस बात से ये जो 2-4 ये बातें जो अच्छे काम है। और एक और बात
कि उसने प्रोटेक्ट नहीं किया अपने परों तले करप्ट लोगों को। जेड़ा जेड़ा नजर आंदा गया उन्हें सामने ले आंदा गया। यार सदा नहीं करवा सकता। नैब का मालिक इमरान खान नहीं है। हमें बुरी बातें कर, हम पीपल्स पार्टी और नून लीग कह रही है जिसका बैरूने मुल्क अरबों खरबों रुपए उसको नहीं होगा, मैं उसकी काम को भी तारीफ कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं मजाक पे उतर है ना। नहीं, वो कहा है कि नवाज शरीफ जरदारी जिसकी प्रॉपर्टी और जिसके बच्चों को खरबों रुपए बाहर है ना, बिजनेस है और प्रॉपर्टी है, वो पाकिस्तान का इलेक्शन नहीं लड़ेगा। अगर ये पीपल्स पार्टी नून लीग इसकी काबिल तारीफ होगा, ये अमल मैं तो करूंगा, आपकी अपनी मर्जी। अच्छा, पता नहीं ये अब खबर आप मजाहिया खबर दे रहे हैं या मतलब बस यार मुझे 2-3 लोगों ने कहा है, मुझे नहीं पता करते या नहीं करते, मैं तो खबर दे रहा हूँ, इंप्लीमेंट तो उन्होंने करना है। हो सकता है जरदारी अच्छा, साहब। यार एक मिनट, ये आज जो केस था लाहौर हाई कोर्ट में, भट्टी साहब, ये मीडिया लॉजिक का केस, ये होराइजन नेटवर्क वालों ने किया हुआ, ये उर्दू का जो एक इनका चैनल है, तो उन्होंने कहा उसके खिलाफ अपील में गया हुआ था मीडिया लॉजिक। उन्होंने कहा कि जनाब ये इनको सजा दें और इनको जो केस है कि केस हुआ कहते हैं इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाएं। ये इसमें ये 2 नंबर, ये जो फ्रॉड होता है सारा, ये सुप्रीम हाई कोर्ट में पहुंच गया। और मुझे मैं खबर भी दे दूं, मुझे लगता है कि ये काम अब सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, ये रुकेगा नहीं। अच्छा, मैं कर्ज करता हूँ, मीडिया लॉजिक एक रेटिंग है जो 22 करोड़ की आवाम की रेटिंग, बकौल उसके पास पीपल मीटर सिर्फ 1700 है, और आज तक किसी को नहीं पता इसकी शफाफियत का 1%। एक्सप्रेस लंबी लड़ाई लड़ चुका उसके खिलाफ, लंबी लड़ाई। सुल्तान लखानी साहब को मैं सलाम करता हूँ, न्यू कर सका हमारे दोस्त डॉक्टर साहब, 92 कर चुका, दुनिया कर चुका हर। लेकिन ये इतना बड़ा माफिया है काजी साहब, जिस दिन इससे 70-80 अरब की इस पे ना बिजनेस जाता है। सुहेल दानिश साहब के खिलाफ सलमान दानिश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको अरेस्ट कर लो, ये तो फ्रॉड है, ये तो सिर्फ अकेला कर रहा है, 70-80 अरब का ये। लेकिन भट्टी साहब इसका मतलब है कि इसको कोई प्रोटेक्ट कर रहा है। मैं उसके पीछे पूरा माफिया है। मैंने वजीर आजम से गुजारिश की थी, हम कुछ नहीं कहते, सलमान ने मीडिया लॉजिक इसको शफाफ कर दे, इसमें कोई इतराज है ना। हमारी चीफ जस्टिस गुलजार अहमद से भी मिन्नत है, कासम खान से भी मिन्नत है, खुदारा इसको शफाफ कर दे। आज इसकी डेट क्यों डाली है? हम ये कह ही नहीं फ्रॉड है, इसको शफाफ कर दे। 3-4 को तो बड़ी शफाफ किस तरह हो सकता है ये? यार 22 करोड़ की आवाम है, एक अकेला बंदा आपकी राय पे रोजाना होती है, ये सलमान दानिश साहब है जो वो खुद मिला। मैंने कहा यार ये जायज नहीं है, सारा उनका, कोई चेकिंग नहीं। वो आपको चाहे 50 नंबर कर दे, आपको चाहे 100 नंबर कर दे। और सुने, और मैं ख्याल है मैं इंडस्ट्री और एडवर्टाइजमेंट के लोगों से भी दरखास्त करता हूँ कि इस जालसाजी पे जो आप ऐड देते हैं ना, ये आप अपना नुकसान करते हैं, एक बात। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा था पेमरा को कि यहाँ 3-4-5 कंपनियों को ले आए कंपटीशन में, और कंपटीशन में ला के तो फिर पता चले कि भाई सही क्या। और बड़ी जायज सोच है, बड़ी अख्तर हुसैन शेख बैठे हैं, हर जगह गुंडा बैठे हैं। मेरा ख्याल है वजीर आजम इमरान खान और चीफ जस्टिस सुप्रीम क्या है भाई, गुलजार अहमद के पास ज्यादा है तो वो सलमान। अच्छा हाँ, एक खबर इंडिया में 11 कंपनियां हैं जो जिनके दरमियान कंपटीशन होता है, जो रेटिंग देती हैं। अच्छा 11 कंपनियां हैं, तो यहाँ सिर्फ ये अकेले हैं साहब। तो ये तो सलमान दानिश साहब जंगल का शेर है, वो कहते हैं मर्जी। सिर्फ काजी साहब, आप इफ्तिखार चौधरी, इजाजुल हसन की रिमार्क्स निकालने जो उन्होंने इनके बारे में कहा है। मैंने कहा एक्सप्रेस पे जो प्रोग्राम हुए हैं वो निकालने, न्यू पे हुए हैं, 92 पे हुए हैं और जितने हुए हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं इसको पकड़ सका। मेरी समझ से बाहर है, मतलब इसके पीछे सीआईए को है कौन इसके? भट्टी साहब इसका मतलब है कि व्यूअर ने हमें नहीं पास फेल करना, तो ये ताकत सारी एक बंदे के पास है। एक बंदे के पास है और जिसकी शफाफियत जीरो है। आप अच्छे आप जाके उसको कहें कि मुझे अपना दिखा दे तेरा सिस्टम है। ये जो टीवी शो हमने किया, ये उसने बताना ये कैसा टीवी का एमडी इसके पास गया, हमारा बड़ा अच्छा टीवी है वो इस वक्त माशाल्लाह, पहले 2-3 नंबर, उन्होंने कहा ये तो टोटल फ्रॉड कर रहा है। तो अच्छा, वो राना अजीम हमारा दोस्त हैं, उसने तो जो इल्जामात लगाए वो हम यहाँ चला नहीं सकते, हमें चाहिए। बल्कि राना अजीम हमारे पीएफजे का सदर है, उन्होंने कहा था, उन्होंने तो इसकी गैर मुल्की लिंकिंग शो कर दी थी, जवेद चौधरी साहब ने की, इफ्तिखार अहमद सीनियर साफी ने की। लेकिन अब हम चीफ जस्टिस गुलजार अहमद से गुजारिश करते हैं मीडिया लॉजिक की रेटिंग को शफाफ करा दें। 3-4 और कंपनी ले आए। कब हो रही है? नेक्स्ट ईयरिंग कब है? मलक साहब मेरी समझ से बाहर है, मैंने इतना मजबूत आज तक मुझे याद है आपने जो पुराने साबिक चीफ जस्टिस थे हमारे पाकिस्तान के, साकिब निसार साहब, उनकी भी कोई काजी साहब आईपी पे पकड़ा गया, कब्जा माफिया पकड़ा गया, शुगर माफिया पकड़ा, डाकू, इस पे आज तक नहीं हाथ पड़ सका। हमारी तो गुजारिश है भाई इसे शिफाफ करा दे। क्या कह रहे हैं
कि चलें। इसकी सबका क्लियर भला- हो, सबका भला इसी सब में है। कई सबका लाइव हो जैसे दुनिया में होती है। सिर्फ एक कंपनी 22 करोड़ आवाम का कैसे फैसला कर सकती है? अच्छा यार एक अच्छा अब अगले मौजू पर चलते जी, हैं। प्लीज। थोड़ा सा रह गया था, वो ये है कि वो उनके जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारी अड्डों के वाले से बातचीत चल रही है, मगर एक बात तो अप्रिशिएट करें। नहीं तो भट्टी साहब के बारे में भी वो खबरों को आपको बताया करें, प्रोग्राम का नाम है खबर है, तो धमकियां सुना आपको भी आ रही हैं। देखें, सलमान दानी साहब ने कुछ फोन करवाए हैं, मेरे वो भाई हैं, मेरे अच्छा, लिए आपको काबिल मतलब एहतराम धमकियां आ रही हैं बकायदा वो कि देखिए खामोश हो जाओ? कि आप शोर मचाना बंद करें। हमारे एक दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा यार ज़िंदगी मौत की इमानत है, सलमान दानी साहब आपने जो करना है कर ले। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुझे इन चीज़ों से कोई परवाह नहीं, मैं फ़कीर आदमी हूँ, मैं दुरूद शरीफ के सारे जीता हूँ। तो मोहतरम मुझे धमकियाँ ना भिजवाएं। इनडायरेक्ट आपने डायरेक्ट मेरे से बात नहीं की, आपने पर्चे करवाने हैं। आपको मुझे पता है टारगेट किलर भी आपके पास हैं, वो आप आजमाएं। मैं आवाज़ हक बुलंद करता रहूँगा जब तक मेरे अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है। मोहतरम ये मलक साहब, मैंने बात छेड़ दी है, मैं करना नहीं चाह रहा था। आप जितना जोर लगाना है लगाए। आप कराची से बंदे मंगाए, आप कहते हैं मैं फलां शहर से बंदे मंगवा के इसकी टांगे मरवा दूंगा। आप जोर लगाए, मैं बकायदा शफाफियत पैगाम मांगूंगा। आया आपको इस तरह का? यार इनडायरेक्ट आता ना, ये बड़े गहरे लोग हैं, छोड़े, अल्लाह इनका भला करे। वो एक डायरेक्ट तो नहीं कह सकता ना कोई भी, तो मैसेज भिजवाते हैं ना, बेसिकली खामोश हो जाए, सच का साथ साथ ना दें, और ये जो हम फ्रॉड करते हैं करते रहने दें। सच और का क्या, साथ छोड़ और क्या, दिया। और क्या। कोई बात ये नहीं, क्लोजिंग हमें है। ये पैसेज मिलते रहते जिंदगी हैं। मौत अल्लाह के हाथ में है, और हम तो वैसे भी बहुत कहा करते थे बड़े नोट खर्च हो गए, रोजगारी रह गई है। तो बड़ी साहब, मैं पहले भी एक दिन आपको कह रहा था असन शुगर वाला ब्लड प्रेशर ना ले मरना, पता नहीं किमें मरना, ये तो अल्लाह को पता है, लेकिन डर कोई नहीं है। कल फिर मिलेंगे, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।